और इसलिए हमारी दिशा सही है, देश के विकास की सही दिन है और विकास हमारी प्रायोरिटी है। और उसमें भी जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, महिला है, युवा है, आदिवासी है, जो समाज में पिछड़े तबके में जिनका हम लोग समझते कि ये पिछड़े तबके में सोशली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ऐसे लोग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो हमारे प्रयास है गुड गवर्नेंस के द्वारा, डेवलपमेंट की हमारी योजनाओं के द्वारा, उसका बहुत अच्छा मूल्यांकन हमने सेल की ओर से करने की कोशिश की है। ये यशवंत जी ने बहुत से बातें बताई है। हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक दूसरी समस्या है उसकी चर्चा आप सब लोग करने वाले हैं, और मैं ये मानता हूं कि मैं उन सब विषयों पर जाना नहीं चाहता। मैं आग्रह से आपको एक बात कहना चाहता हूं कि गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद आवर आइडियोलॉजी। ये हमारे विचारधाराओं के साथ जुड़ा है, जुड़ी हुई बात है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, ये इसका विकास हमारी प्राथमिकता है। और कुछ दिन पहले डॉक्टर शेषगिरी राव जो हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, विचारों के अच्छे विचारक हैं, उन्होंने मुझे दीनदयाल उपाध्याय जी का एक बहुत पुराना भाषण कर दिया और उन्होंने मुझे कहा कि ये जो नक्सलाइट मूवमेंट इस क्षेत्र से शुरू हुई है, उस यूनिवर्सिटी में लोग ज्यादा नहीं रहेंगे, 3,000 लोग रहेंगे, पर वहां आप आइए और भारतीय जनता पार्टी का ये जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान, उसके विकास के लिए सुशासन के द्वारा जो इकोनॉमिक एजेंडा है, इसको दीनदयाल जी ने अपने भाषण में वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी कहा। वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, इस बात को जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, इसको आप लोगों के सामने रखिए। हमारे बारे में एक परसेप्शन ऐसा है कि विशेष रूप से गरीबों के बारे में जो हमारा आर्थिक चिंतन है, उसके लिए हमारी पार्टी में जितनी प्राथमिकता मिलनी चाहिए हम नहीं देते। इस प्रकार का कुछ परसेप्शन लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोगों ने कुछ लोगों के मन में खड़ा करने की कोशिश की, और इसलिए मैं उस यूनिवर्सिटी में भी जा रहा हूँ जहाँ से नक्सलाइट मूवमेंट को काफी वैचारिक बल मिला, और वहाँ के लोगों से चर्चा करके ये जो हमारा इकोनॉमिक एजेंडा है वो किस प्रकार से हम देश के भविष्य को, देश के तकदीर को बदलना चाहते हैं, किस प्रकार से गरीबी के अगेंस्ट, वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, इकोनॉमिक पॉलिसीज का उपयोग करके गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की बात करके हम स्थिति को कैसे बदलना चाहते हैं, भ्रष्टाचार, भय, भूख, आतंक से मुक्त देश कैसे बनाना चाहते हैं, और उस दृष्टि से एग्रीकल्चर में हम क्या करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में हम क्या करना चाहते हैं, हमारे एजुकेशन में हम क्या करना चाहते हैं। हमने कम से कम 58 विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से विचार करके कोशिश कर रहे हैं। जिनका प्रकाश जी है, सुरेंद्र कुलकर्णी जी बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, और इतना सब डॉक्यूमेंटेशन करना और एक विजन डॉक्यूमेंट 2025 करके तैयार करना और उसके लिए सबकी अनुमति लेना, सबके साथ चर्चा करना कठिन काम है, और बहुत अच्छे तरीके से हमने ये काम की शुरुआत की है। मैं आपसे अपील करूंगा कि जिस प्रकार से रामो मांगी के नाम से जो हमारी वैचारिक प्रबोधनी मुंबई में चलती है, उन्होंने प्रबोधन, प्रशिक्षण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है, और इसलिए मैंने हमारे अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री जी को और कहा कि हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं उनके नाम पर रिसर्च, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे आइडियोलॉजी के अनुसार अगर होती है तो उसका बहुत उपयोग होगा। कुछ एक्सपर्ट्स हमने इकट्ठा किए हैं, 250 लोगों के नाम है, माइनिंग के एक्सपर्ट, पावर के एक्सपर्ट, पावर में भी करेंगे तो अल्टरनेटिव एनर्जी है, तो सौर ऊर्जा है, हाइड्रो पावर है, अलग अलग इतनी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इतने बड़े प्रमाण पर परिवर्तन हो रहा है कि हमको अपडेट होना पड़ेगा, और उसके साथ हमारे कार्यक्रम और योजना उसके अनुसार बनानी होगी, और इसके लिए चिंतन करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए हमको हमारे विचारों के अनुरूप इस प्रकार की संगठन का उपयोग भी करना होगा। गुड गवर्नेंस सेल ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और इसमें से एक बात है कि जो हमारे मुख्यमंत्री है उन्होंने भी अपने राज्यों में अच्छे काम किए हैं। मैं उन सब कामों को अगर गिनाऊंगा तो बहुत समय जाएगा, तो जो अच्छा किया है उसके लिए तो हमको समाधान है ही, और इसके बाद में
और अच्छा करने की दृष्टि से और विशेष रूप से समाज में जो दुर्बल घटक है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूर है 42 करोड़, आज उनकी हालत बहुत खराब है। महंगाई 18% तक इन्फ्लेशन का रेट पहुंचा है। 58,000 करोड़ का आधा सड़ गया, इस साल 85,000 करोड़ का सड़ जाएगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद सरकार को कहा कि नहीं, फ्री में बांटना है कि नहीं बांटना है, हम तय करके हम नहीं बांटेंगे, सड़ता है तो सड़ जाएगा। स्टोरिंग कैपेसिटी हमारे पास आज नहीं है अनाज रखने के लिए गाँव में। फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए प्री कूलिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज नहीं है। राष्ट्रीय महामार्ग जो एक दिन में 20 किलोमीटर तक टारगेट तक के समय हम पहुंचे थे, वो 2 किलोमीटर तक आया है। पावर सेक्टर में हमने जो ग्रोथ करनी थी वो केवल उसकी टोटल ग्रोथ की 4.4% हम कर पाए हैं। पावर सेक्टर में इंपोर्टेड कोल पर आने के कारण आज कोल अवेलेबल नहीं है। मेरा पूरा अनुमान है कि आने वाले 6 महीने में 1,40,000 करोड़ का कम से कम एनपी उससे ज्यादा पावर सेक्टर में आएगा। स्टील इंडस्ट्री 30% कैपेसिटी पर चल रही है। यहाँ तक हमारी पेट्रोल और क्रूड के बारे में 4,70,000 करोड़ का इंपोर्ट है। दुर्भाग्य है कि गोल्ड का इंपोर्ट 2,40,000 करोड़ का है। मैंने इंक्वायरी की कि हमारे देश में 23 गोल्ड माइंस है। कुछ फॉरेस्ट और एनवायरमेंट के कारण लगी हुई है, कुछ जगह पर अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए उत्पादन नहीं होता, और इसलिए हम 2,40,000 करोड़ का गोल्ड आयात करते हैं। पेट्रोल डीजल की हालत हुई है, मेरा रुचि का विषय है। मैंने भी गाड़ी खरीदी की और इतना पीछे पड़ा, आज भी रिजेक्ट हुआ। आखिर हमने तय किया कि मैं प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनी से एमओयू करके 400 पेट्रोल पंप चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जिसमें 5 रुपए सस्ता पेट्रोल दे सकते हैं, उससे पोल्यूशन कम होगा और वो भी बढ़ रहा है। ये 2 चीजों के कारण डॉलर जो है वो रुपए की तुलना में बढ़ते रहा है। अगर हम अल्टरनेटिव फ्यूल पर काम करें और गोल्ड इंपोर्ट अगर कम करें, तो मुझे हमारे एक एक्सपर्ट ने कहा इसमें थोड़ा भी हम 30% की बचत करें तो रुपए जो है 40 रुपए तक आ सकता है। और आखिर में एक बात मैं कहूंगा कि सरकार चलाने के लिए 5 बातों की जरूरत है। नेतृत्व चाहिए, नेतृत्व की विश्वसनीयता चाहिए, विकास की दृष्टि चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है समाज और देश के साथ कटिबद्धता है। इन 5 बातों के आधार पर यूपीए सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है। अराजकता का उदाहरण आपने कल देखा देश में, सरकार कुछ नहीं करती। आसाम की स्थिति यही है। अडवाणी जी जाकर आया, उन्होंने सही बात कही कि ये समस्या हिंदुओं मुस्लिमों से बीच में कम्युनल समस्या नहीं है, ये पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और उसके अगेंस्ट विदेशी नागरिक ऐसे हैं, बाहर के देश के नागरिक दूसरे हैं, और हमारी सरकार उनको प्रोटेक्ट करने में अहमियत न मान रही है वोट बैंक पॉलिटिक्स में। तो अराजकता, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन्होंने हमारे सभी क्षेत्रों के लिए बहुत कठिनाइयां पैदा की है। और कल जो पार्लियामेंट में आए 2 रिपोर्ट, 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ गेम के बाद और 2 बातें रही, मुझे लगता है पार्लियामेंट में हमारे लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से उठाया। आसाम ने भी विषय को अच्छी तरह से उठाया, देश में अच्छा मैसेज गया है। इन सब स्थितियों में हमारे लिए एक नैसर्गिक रूप से अच्छी अनुकूलता भी हुई है। मैं बार बार ये बात कभी कभी कहता हूँ, उसका रिपीटेशन हो रहा है कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems। मुझे लगता है ये जब समस्या है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए सुसंधि के रूप में आई है। और मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आज की स्थिति में देश को इस परिस्थिति से बाहर निकालने की ताकत, इस समस्याओं का इकोनॉमिक सॉल्यूशन गुड गवर्नेंस के द्वारा देश की भविष्य, देश की तकदीर को बदलने की क्षमता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, तो उसका सॉल्यूशन, उसका ऑप्शन, उसका जवाब केवल भारतीय जनता पार्टी है। और हम इस बात को बदल सकते हैं
दो चीजों के आधार पर हम ये विश्वास के साथ लोगों को कह सकते हैं कि हमारे एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड और हमारे राज्य सरकार ने आज की विषम परिस्थिति में किया हुआ अच्छा काम, इन दो बातों के ट्रैक रिकॉर्ड पर हम देश की जनता को ये विश्वास दिला सकते हैं कि वी एंड ओनली वी आर द ऑप्शन, और हम इस देश की तकदीर को, देश के भविष्य को बदल सकते हैं और भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं। और इसलिए मैं आखिर में आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो दलित पीड़ित शोषित है, किसान है, मजदूर है, युवा है, आदिवासी है, दलित है, इन सब के कल्याण की और अनेक योजनाएं, इसको प्राथमिकता देकर हमारी इकोनॉमिक सही पॉलिसी जो है, सही प्रोग्राम से उसका उपयोग करके हमारे जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है जो अभी भी अच्छे हैं उससे और अच्छे करके आज की इस विषम परिस्थिति में इस देश को एक दिशा देने के काम में आप सब लोग आगे आकर काम करें, और जो राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास की हमारी कटिबद्धता है उस संकल्पना को, इस गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का उपयोग करके हमारे राज्य के चित्र को हम बदल ही रहे हैं और अच्छे तरीके से इस कार्य को और अच्छी गति मिले, उसको एक्सेलरेट करें। इसी के लिए आज की ये कॉन्फ्रेंस हुई है। आप सब इसमें चर्चा भी करेंगे, महत्वपूर्ण विषय जो उसकी चर्चा भी करेंगे। इसके साथ साथ हमारे केंद्र सरकार ने हमारी फेडरल स्ट्रक्चर होने के बाद हमारी सरकार के साथ जिस प्रकार का अन्याय किया है उसकी भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए समय कुछ राज्यों को पैकेज दिया जाता है, सीबीआई का उपयोग करके कुछ पार्टियों को धमकाया जाता है, जुडिशियरी का मिसयूज किया जाता है, और एक तरफ हमारे सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। इन सब बातों के बारे में भी हम सजग होकर लोगों में जाकर हमारी बात को भी कहें और इस सरकार को पर दबाव भी तैयार करें। इन सब बातों का विचार हमारे इस कॉन्फ्रेंस में होगा और इससे हमारे देश के राजनीति को एक अच्छी दिशा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यशवंत जी ने बहुत समय उनके सहयोगी ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए दिए और ये बहुत कठिन था इसका एजेंडा तय करना, और यशवंत जी ने अनेक बार मेरे से भी चर्चा की है। हमारा कोई अभिनिवेश नहीं है कि हम जो कह रहे वही सब सही है, इसमें आप सब लोगों से भी सुझाव लेकर और चिंतन आप सबका, हमारा सबका मिलकर फिर उस चिंतन से एक दिशा हम निश्चित करके आगे जाएंगे, और वो दिशा केवल भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा नहीं देगी। तो आज की इस वर्तमान आर्थिक स्थिति में जो पूरी तरह से अस्वस्थता भारतीय जनता भारत के लोगों के मन में है, उसको दूर करके हमारे देश को भी एक अच्छी दिशा निश्चित रूप से देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और आप जरूर इन सब विषयों में इंटरेस्ट लीजिए, और जो गुड गवर्नेंस सेल हमारा है उसके बारे में आपके तरफ से भी कोई सुझाव आते हैं तो जरूर हमारे तरफ दीजिए, उसका हम जरूर उपयोग करेंगे, और निश्चित रूप से एनडीए शासित राज्यों में हम लोग सुझावों को इम्प्लीमेंट करने के बारे में उनको भी जरूर सुझाव देंगे। इससे एक बार आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।